डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा जो है टाइम पास कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में, ज़ोर शोर से और गौर व फिक्र से पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 11 जो है उसके न्यूमेरिकल्स और जो इसके एग्जांपल्स हैं चैप्टर के अंदर उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनको किस तरीके से हम सॉल्व करना है। उसको हम डिस्कस करेंगे, उनको स्टेटमेंट को समझेंगे और उनके जो फार्मूलाज उसमें यूज़ होने हैं वो हम समझेंगे कि किस तरीके से उनमें डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होने हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका जो है वो समझेंगे। इनको कंप्लीट जो है वो आज हमने इनको समझ के तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और उसको तैयार करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर में जो फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं उन फार्मूलाज को अलग से उनको याद करना है। किसी कॉपी के ऊपर रख के लिख लें। ठीक है, लिख के रख लें और उनको अच्छी तरह पहले इनको याद करें। जो जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, सपोज इसमें फ़र्स्ट जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है आपके पास वो प्रेशर ऑफ गैस का है। ठीक है, उसमें रो पी ऑफ एक्स, जो फर्स्ट लेफ्ट साइड पे आपको फार्मूला इसमें नज़र आ रहा है, रो वी ऑफ एक्स का एवरेज का स्क्वायर। ये जो साइन सिंबल बना हुआ है ना, ये एक्चुअली ये एवरेज का स्क्वायर है। ठीक है, रो है, यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में अगर हमने प्रेशर फाइंड करना है तो उसमें रो वी ऑफ एक्स का एवरेज का स्क्वायर है। ठीक है, और एक और फार्मूला जो है प्रेशर इज इक्वल टू रो बाई 3 वी एवरेज का स्क्वायर। इसमें ये पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है एक्स नहीं है बल्कि ये जनरल वी है, उसका हो गया। उसके बाद एक और फार्मूला है 2/3 एन ओवर वी हाफ एम वी स्क्र का एवरेज। ठीक है, इसमें हाफ एम वी स्क्र क्या है? गैस की काइनेटिक एनर्जी है, इसमें मास और वेलोसिटी यूज़ हो रहे हैं। और कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। वी जो है गैस का वॉल्यूम है, 2/3 कांस्टेंट है। और एन ओवर वी जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम एन नॉट से भी शो करते हैं। नीचे वाली क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है कि पी इज इक्वल टू 2/3 एन नॉट और हाफ एम वी स्क्र का एवरेज। उसके बाद इसमें आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है? स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, और जो कैपिटल एन है पी वी इज इक्वल टू एन के टी। तो कैपिटल एन जो है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और के क्या है? इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और टी जो है वो टेम्परेचर है इन केल्विन्स। और पी जो है गैस का प्रेशर है और वी जो है उसका वॉल्यूम है। उसके बाद टेम्परेचर के लिए जो फार्मूलाज हैं उसमें वो भी आपने याद करने हैं। टी इज इक्वल टू 2/3 के लिख के तो आगे हाफ एम वी स्क्र का एवरेज लेना है। ठीक है, फिर प्रेशर जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, इसको आपने याद रखना है। टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये हो गया। उसके बाद जो वर्क और हीट वाला फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। इसमें डेल्टा वी क्या है? चेंज इन द वॉल्यूम है। ठीक है, और पी क्या है? प्रेशर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम वर्क के इक्वल होगा। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसमें Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्वेश्चन याद रखनी है। इसमें Q जो है वो हीट है, डेल्टा यू क्या है? चेंज इन द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और डब्ल्यू क्या है? वर्क है। ठीक है, उसके बाद जो और फार्मूले हैं मोरल स्पेसिफिक हीट का की टर्म में, इसमें डेल्टा यू जो है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सी वी डेल्टा टी। सी वी जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, और क्यू पी क्या है? हीट जो है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट एट एडिड या रिजेक्टेड जो भी है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है। सी पी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो क्यू पी विल बी इक्वल टू द सी पी डेल्टा टी। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। ये भी क्वेश्चन जो है आप किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकती है, आपको ये याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो फार्मूला है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये भी आपके डिफरेंट, ये मतलब जो चैप्टर के अंदर से कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन आने हैं, ये फार्मूला जो है आपको याद होंगे तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन के बारे में है कि वर्क जो है मिलता है हमें Q1 माइनस Q2 के इक्वल है। इसमें Q1 वो हीट है जो हमने जो हॉट रिजर्वायर है, हॉट बॉडी, उसे हमने ली। Q2 वो हीट है जो हमने कोल्ड बॉडी को दी या सिंक को दी। हॉट बॉडी को हम सोर्स कहते हैं और जो कोल्ड बॉडी है उसको हम सिंक कहते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वर्क के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद कार्नट थ्योरम के केस में जो एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी होती है, जो ईटा है इसमें वो एफिशिएंसी को शो कर रहा है। तो आउटपुट ओवर इनपुट है एफिशिएंसी का फार्मूला। तो इसमें आउटपुट जो है वर्क होता है, इनपुट जो है वो एनर्जी जो बॉडी को ले रही होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1, या आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसमें आएगा Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। ठीक है, सिमिलरली जो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इसका फार्मूला है एफिशिएंसी का 1 माइनस T2 ओवर T1।
और अगर आप इसका परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसके बाद थर्मोडायनामिक स्केल आपकी बुक में एक टॉपिक है, उसमें Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद T इज इक्वल टू 273.16 Q/Q3। तो इसमें जो है ये फार्मूला आपने याद रखना है। और एंट्रोपी का फार्मूला है डेल्टा एस, जो है एस से बनाते के एंट्रोपी, और डेल्टा एस क्या है, चेंज इन द एंट्रोपी, वो डेल्टा Q/T है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं आपकी बुक में जो यूज़ हो रहे हैं, जिनको आपने अच्छी तरह याद करना है, ताकि आप चैप्टर नंबर 11 के जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसके फार्मूलाज, उसके जो आउटपुट याद होंगे आपको, तो आप वो सारे न्यूमेरिकल्स, सारे प्रॉब्लम्स और सारी जो एग्जांपल्स हैं वो आप सॉल्व कर सकेंगे। या एमसीक्यूज़ में कोई इस टाइप का छोटा मोटा न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें क्या है कि एस्टिमेट करना है हमने एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मालिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है उसका वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन उसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन में है। तो हम इसमें 0 में हम 273 को ऐड करेंगे तो हमारा जो केल्विन में टेम्परेचर आ रहा है वो 273 आएगा। हमने नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आपने पीछे भी फार्मूलाज में पढ़ा है, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है T इज इक्वल टू 2/3 के एवरेज ऑफ हाफ mv²। इसके अंदर m जो है वो उस नाइट्रोजन के एटम की मास है, और v जो है उसकी स्पीड है। एक्चुअली हमने ये स्पीड v जो है ना, v², इसको हमने फाइंड करना है। इसके साथ जितने भी टर्म्स हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2। तो इसमें जो है 2, इसमें m मास जो है इसका वो इस साइड पे आके नीचे डिवाइड हो गया t के साथ, और जो k है वो ऊपर चला गया, 3 भी ऊपर चला गया। तो 3kT/m, तो ये जो है ना एवरेज v का स्केयर, ये हमने 3kT/m फार्मूला जो है वो आगे भी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसमें आपने जब v स्केयर फाइंड कर लेंगे तो फिर आप बाद में इसका स्केयर रूट ले लेंगे, ताकि हम स्पीड जो है सिंपल वो फाइंड कर सकें, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि k तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी तो फिक्स वैल्यू है। t जो है वो टेम्परेचर है इन केल्विन्स। m जो है नाइट्रोजन के मालिक्यूल का मास है जो हमने फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन के मालिक्यूल का मास फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि m इज इक्वल टू मालिक्यूलर मास ओवर Na। Na जो है वो आप पढ़ चुके हैं, एवोगाड्रोस नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। तो नाइट्रोजन के एक एटम की जो मास होती है 14 ग्राम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के मालिक्यूल में 2 एटम होते हैं, N2 फार्मूला होता है इसका, इसलिए हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 ग्राम आ जाता है, ठीक है। तो मालिक्यूलर मास 28 ग्राम को आप एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, और फिर आपने देखा है कि यहाँ पे हमने ग्राम में मास ली है तो इसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1000 जो है नीचे बटे में डिवाइड होगा तो 10⁻23 के साथ जो है वो 3 और का इजाफा हो जाएगा, तो 10⁻26 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सेम ऐसे ही इसको पुट कर देना है फार्मूला के अंदर। m की जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे इसमें पुट करेंगे आप, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 कांस्टेंट है और k जो है उसकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 1.38 10⁻⁻23। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, इसको आपने याद करना है। टेम्परेचर t की वैल्यू पुट की 273, और जो m है उसकी वैल्यू हमने बटे में आ रही है, तो उसको हमने 6.02 10⁻26 ऊपर लिखा है, 28 नीचे लिखा है। इसको सॉल्व किया है कैलकुलेटर से, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 24307 8.03 आ रहा है। क्योंकि हमने v का स्केयर लिया हुआ था, अब हम इस टर्म का स्केयर रूट लेंगे तो वो हमारा जो है आंसर वो आ रहा है 493 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमने नाइट्रोजन के मालिक्यूल की वेलोसिटी फाइंड कर ली, ठीक है। एवरेज मालिक्यूल्स की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी। एस्टिमेट द एवरेज स्पीड, जो हमने इसमें फार्मूला जो है एवरेज वाला इस्तेमाल किया है, तो हमने इसकी एवरेज स्पीड जो है फाइंड कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 11.2 उसमें उन्होंने क्या कहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स of molecules of two different gases at certain temperature is equal to the square root of the inverse ratio of their masses, ठीक है। तो इसमें हमने जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये वही चीज़ है वी एवरेज वी का स्क्वायर। मतलब इसमें हमने क्या करना होता है कि जो उन्होंने पहले रूट मीन स्क्वायर में पहले स्क्वायर आता है, तो वी का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद स्क्वायर से पहले मीन आता है, तो हमने इसका मीन ले लिया, एवरेज का सिंपल ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने रूट लिया, क्योंकि हम जब एंड में सिंपल वी फाइंड करते हैं तो हम उसका रूट लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। तो वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो अब हमारी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि दो डिफरेंट केसेस हैं, उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स की जो है रेशियो फाइंड करनी है, और वो हमने प्रूव करनी है कि वो उनकी मासेस के रेशियो के इन्वर्स है, ठीक है। मासेस के जो रेशियो है उनका स्क्वायर रूट के इन्वर्स है।
ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि सिंपल जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, एवरेज वी का स्क्वायर इक्वल टू 3k T/m। तो इसमें फर्स्ट गैस के लिए हम 3k T/m2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर, मीन दोनों गैसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो सेम होगा। तो इसमें हम फार्मूलाज के अंदर टी को हम 1 और 2 नहीं कहेंगे, बल्कि दोनों केसेस में हम टी को सेम ही लिखेंगे। तो थ्री के वैसे कांस्टेंट है, 3k T/m2। इसमें सॉरी V1 एवरेज का स्क्वायर जो है 3k T/m1। m1 आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पे उन्होंने गलती से m2 लिखा हुआ है। उसके बाद V2 एवरेज का स्क्वायर जो है 3k T/m2। तो हमने इन दोनों को रेशियो लेनी है, इन दोनों की डिवाइड करना है इनको। V1 एवरेज का स्क्वायर ओवर V2 एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू 3k T/m1 डिवाइडेड बाई 3k T/m2। 3k T और 3k T जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो m2 जो है वो डबल बचे में है, उसमें ऊपर आ जाएगा, तो m2/m1। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर एवरेज जो है रूट मीन स्क्वायर मतलब हमने रूट लेना है इनका। तो हमने दोनों साइड्स पे इन लॉसेस का अंडर रूट लेंगे। तो ये जो है V1 एवरेज का स्क्वायर ओवर V2 एवरेज का स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू m2/m1। तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो गई कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उनका वो दैट इज़ इक्वल टू द या दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मासेस का इन्वर्स। ठीक है, तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, कंडीशन थी क्वेश्चन के अंदर, वो कंप्लीट हो गई जी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 11.3 है। इसमें क्या है कि सैम्पल ऑफ गैस इज़ compressed to 1/2 of its initial volume at constant pressure of 1.25 10 to the power 5 newtons over meter square. During the compression 100 joule of work is done on the gas. Find the final volume of the gas. ठीक है, यानी इसमें गैस को हमने कंप्रेस किया है, तो जो इनिशियल वॉल्यूम था, सपोज वो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है, उसको हम सिंपल V से शो करेंगे। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम को हम सिंपल V से शो कर रहे हैं, और जो कंप्रेस होने के बाद जो V2 है वो पहले वाले वॉल्यूम का हाफ है, यानी कि V/2 होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा प्रेशर कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है 1.25 10⁵। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर P1 भी फर्स्ट केस में भी प्रेशर वही होगा और सेकंड केस में भी प्रेशर वही होगा। P1 विल बी इक्वल टू P2 और इसकी जो वैल्यू है 1.25 10⁵ न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद वर्क उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 जूल, W 100 जूल लिखेंगे। फाइंड हमने क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है हमने, यानी कि V2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला अभी हमने ऊपर फार्मूलाज के अंदर पढ़ा था, W इक्वल टू -P डेल्ट V। माइनस सिंबल क्यों आएगा, क्योंकि इसमें कंप्रेशन हो रही है। अगर एक्सपेंशन हो तो पॉजिटिव आएगा, कंप्रेशन होगी तो माइनस आएगा। डेल वी का मतलब है वॉल्यूम का चेंज, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V2 माइनस V1। तो V2 क्या है, V/2 है, और V1 क्या है, सिंपल V। प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर, और हाफ वॉल्यूम में से हम जो है फुल वॉल्यूम जो है V/2 में से हम V माइनस करेंगे, तो माइनस V/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये डबल माइनस हो गया, बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया। तो हमारा जो है इसमें हमने अभी ये इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 100, 2 जो है बटे में वो लेफ्ट साइड पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जो 1.25 10⁵ वैल्यू है वो इधर आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम जो है वो निकाल लेंगे। ये इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, 1.6 10⁻³ और हमने उन्होंने इसमें ये शो हो रहा है, इसमें नेगेटिव साइन भी साथ आ रहा है, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। तो हमने फाइनल वॉल्यूम जब फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, तो हमने इस वॉल्यूम का हाफ लेना है। तो इसको हम हाफ करेंगे, 16 10⁻⁴ को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब जो है इसका फाइनल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 11.4, उसमें थर्मोडायनामिक सिस्टम है अंडरगोज द प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज्ड बाय 300 जूल्स। इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। इफ़ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, तो अगर वर्क जो है सिस्टम के ऊपर हो रहा हो, सिस्टम वर्क इज़ डन हो, तो फिर वो नेगेटिव में आता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें हमारी नेगेटिव में आएंगी, माइनस में आएंगी। फाइंड द हीट लॉस्ट, तो हीट लॉस जो है, हीट अगर एंटर हो रही हो तो पॉजिटिव होती है, अगर लॉस लूज़ हो रही हो तो नेगेटिव होती है। इसलिए हमारा हीट का जो आंसर है वो नेगेटिव ही आएगा। तो आपने इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, इसकी वैल्यूज पुट करनी है आपने, -300 एंड -120, इनको आपने ऐड करना है, सिंपल माइनस का ही आएगा। -420 जूल जो है हमारा आंसर होगा। ये वो हीट है जो सिस्टम से रिमूव हो रही है, लूज़ हो रही है। ठीक है,
तो हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.5, उसमें क्या है कि कार्नट इंजन यूटिलाइज एन आइडल गैस। सोर्स टेम्परेचर जो है, सोर्स टेम्परेचर का मतलब है T1, ये 227 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आपने T1 लिख के 227 में आपने 273 ऐड करना है ताकि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, तो ये 500 केल्विन आ रहा है। सिंक टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें भी आपने 273 ऐड करके इसको 400 केल्विन जो है बना लेना है। फाइंड क्या करना है, हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है और आल्सो फाइंड द हीट इनपुट यानी Q1 फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक यानी Q2 हमने फाइंड करनी है। और वर्क कितना है, 10,000 जूल जो है वर्क है। ठीक है, ये आपने इसमें फार्मूला जो है इस्तेमाल करने हैं। पहले तो आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, 1 - T2/T1 पुट करना है आपने। डिफरेंट फार्मूला जो आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं, उसमें एक तो ये है W = Q1 - Q2 और ईटा = Q1 - Q2/Q1 और ईटा = T1 - T2/T1। डिफरेंट फार्मूला जो आपने यूज़ करने हैं वो ये हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जो फार्मूला आपने यूज़ करना है, फार्मूला नंबर 3, T1 - T2/T1, इसको यूज़ करके आप एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। जो टेम्परेचर दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर उनका डिफरेंस लेंगे, 500 - 400 करके उसको 500 पे डिवाइड करेंगे, या इसकी जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं 1 - T2/T1। ठीक है, तो हमारा आंसर 0.2 आ रहा है। ईटा की वैल्यू 0.2 आ रही है। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2 पर लिखा हुआ है, उसमें ईटा = Q1 - Q2/Q1 है या 1 - Q2/Q1 है। इसमें आपने ईटा की वैल्यू पुट करनी है 1 - Q2/Q1। फिर आपने जो राइट साइड पे टर्म है Q2/Q1 उसको लेफ्ट पे लेके आना है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और जो लेफ्ट पे टर्म है 0.2 वो उसको आप राइट पे लेके आएंगे ताकि वो 1 में से माइनस हो, जो उसका आंसर आ रहा है 0.8 आ रहा है, यानी Q2/Q1 = 0.8। यहाँ से आपने Q2 की वैल्यू निकाल लेनी है 0.8 × Q1। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू जो है हमारे पास Q1 की टर्म में आ गई है। फिर हमने फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला था वो यूज़ करना है, W = Q1 - Q2। तो इसमें हमने Q2 की जो वैल्यू है वो पुट करनी है 0.8 Q1 और W की जगह पे हमने 10,000 पुट करना है। 10,000 जूल क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो हमने Q1 में से हमने 0.8 Q1 जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0.2 Q1 आ रहा है, और इस 0.2 को आप 10,000 पे डिवाइड करेंगे तो Q1 की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 5×10⁴ जूल्स। इसको हमने जो ऊपर वाला फार्मूला है W = Q1 - Q2, उसमें हमने Q1 की वैल्यू पुट करनी है, तो Q2 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4×10⁴ जूल्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11.6, इसमें क्या है, रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स हुज डिफरेंस इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तब भी हमारा डिफरेंस जो है वो 100 केल्विन ही आएगा। इफ़ इट एब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, यानी Q1 जो है वो 746 जूल हो गई, एंड रिजेक्ट्स 546 जूल टू द सिंक, यानी Q2 जो है वो 546 हो गई जूल्स। कैलकुलेट करना है हमने टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक, यानी हमने T1 एंड T2 फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जो फार्मूलाज इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि Q1/Q2 विल बी इक्वल टू T1 - T2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें T1 और T2 दिए हुए हैं, तो इसको आप डिवाइड करेंगे T1/T2 को, तो इसमें सॉरी Q1 और Q2 जो है क्वेश्चन के अंदर हमें दिए हुए हैं 746/546, तो ये जो रेशियो है ये T1/T2 के इक्वल होगी। तो इनको आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1.366 आ रहा है, तो T1 विल बी इक्वल टू 1.366 × T2, यानी हमने T1 का आंसर निकाल लिया T2 की टर्म में। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गई। और ये आपको डिफरेंस जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है T1 - T2 = 100, तो यहाँ से आप इसको अरेंज करेंगे तो T2 का आंसर जो है एक्सप्रेशन आप निकाल लेंगे T1 की टर्म में, T2 = T1 - 100। तो ये T2 की जो वैल्यू है ऊपर इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे, तो ऊपर इक्वेशन नंबर ए जो है दैट विल बी T1 = 1.366 और T2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगी T1 - 100। फिर आप ब्रैकेट को खोल लेंगे और 1.366 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.366 T1 - 136.6। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर है वो 136.6 हो जाएगा। तो आपने अब दो टर्म्स जो है वो T1 वाली आ रही हैं, तो आपने T1 वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है और 136.6 जो नेगेटिव में है टर्म उसको आप लेफ्ट पे लेकर जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और फिर आपने T1 वाले टर्म्स दोनों को आपने माइनस करना है, तो हमारा आंसर 0.366 आ रहा है इंटू T1।
यहाँ से आप T1 का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो इसको 0.366 को आप लेफ्ट पे जाकर डिवाइड करेंगे 136.6 के साथ, तो हमारा जो आंसर आ रहा है T1 का वो 373 केल्विन आ रहा है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें से आप 273 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 100 आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर आप T2 को भी इसी डिग्री सेंटीग्रेड की टर्म में आप फाइंड करेंगे, तो ऊपर जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसमें से T1 में से आप 100 माइनस करेंगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 100 था, तो इसलिए जो है T1 अगर 100 है तो T2 जो है वो 0 होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 11.7, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन वर्किंग बिटवीन 327 एंड 27, यानी कि T327 जो है वो T1 हो गया। इसको भी आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, इसमें आप 273 ऐड करेंगे और 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारा T2 हो गया। इसमें भी आप 273 को ऐड करके तो ये केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर 300 केल्विन आएगा। उसके बाद वो कहता है कि मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो क्लेम करता है टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 52%। हमने ये क्लेम जो है प्रूव करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो पहले हम खुद से इसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। ईटा इज इक्वल टू फार्मूला लगा के 1 माइनस T2 ओवर T1, हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे T2 की और T1 की। तुम्हारा आंसर जो है वो 1 माइनस 0.5 करने से 0.5 आ रहा है। इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा आंसर 50% आ रहा है। इसका मतलब है कि जो उसका क्लेम था 52% वो रॉन्ग है, नॉट करेक्ट। तो हमारा जो असल जो एफिशिएंसी आ रही है वो 50% आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.8, उसमें क्या है कि हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जॉल्स ऑफ वर्क। ये उसका वर्क हो गया, W 100 जॉल हो गया, एंड एट द सेम टाइम रिजेक्ट्स 400 जॉल ऑफ हीट एनर्जी टू द कोर रेजरवायर। Q2 की वैल्यू 400 हो गई। वट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन? तो आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो यहाँ से आप एफिशिएंसी का जो फार्मूला है Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 है। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 आपने इसमें जो है इसकी भी वर्क की वैल्यू पुट करनी है आपने। तो इसमें आपने पहले वर्क जो है उसकी वैल्यू पुट करके आपने Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है, तो आपने W की जगह 100 पुट करना है और Q1 आपने फाइंड करना है। Q2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 400, तो आपने 400 को लेफ्ट पे लाके 100 में ऐड कर लेना है, तो Q1 का आंसर जो है वो 500 जूल आएगा। फिर जो फार्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा है ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, तो 500 माइनस 400 ओवर Q1 जो अभी हमने फाइंड किया 500, तो इन दोनों को माइनस करके आपने जो है 100 ओवर 500 करना है, तो वो 1/5 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप परसेंटेज फाइंड कर सकें एफिशिएंसी की। वो 20% जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.9, उसमें क्या है कि कारंट इंजन हुज लो टेम्परेचर रेजरवायर इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका हो गया T2। ठीक है, और एफिशिएंसी इसमें दी हुई है 50%। ईटा 1 जो है वो इसमें 50% हो गई। इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। ये 70% तक हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ईटा 2 जो है वो 70% है। पहले हम ईटा 1 निकाल लेते हैं, इसको 100 पे डिवाइड करते हैं 50 को, तो हमारा 0.5 आंसर आ रहा है। फिर हम ईटा 2 निकाल लेते हैं, 70 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7 आंसर आ रहा है। और T2 जो है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है, 273 को उसके अंदर ऐड किया है, 280 केल्विन आ रहा है। और उन्होंने कहा कि बाय हाउ मैनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स भी इंक्रीज। तो हम दो केस है हमारे पास, एक में एफिशिएंसी ईटा 1 है, दूसरे में ईटा 2 है। दोनों केसेस में हमने T1 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। फर्स्ट केस में जो सोर्स का टेम्परेचर है वो T1 होगा, और सेकंड केस में जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है वो T1 प्राइम से हम शो कर लेंगे इसको, ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। ठीक है, और फिर हमने दोनों टेम्परेचर को बाद में माइनस करना है, ताकि हम बता सकें कि हम कितने डिग्रीज को हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो 70% होगी। तो फर्स्ट केस में हमने फार्मूला जो लगाना है इसमें लिखेंगे ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। ठीक है, तो ईटा 1 वाला फार्मूला लगाएंगे हम, ईटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। तो इस केस में ईटा 1 की वैल्यू 0.5 दी हुई है और T2 की वैल्यू दी हुई है 280। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम अरेंज कर लेंगे। 0.5 को हम राइट पे लेके आ जाएंगे और 280 ओवर T1 को हम लेफ्ट पे ले जाएंगे, और फिर हम 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, और फिर हम T1 को और 0.5 को क्रॉस कर लेंगे तो 280 डिवाइड बाई 0.5, इसका आंसर 560 केल्विन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया।
फिर सेकंड केस में जो सेकंड एफिशिएंसी दी हुई है उसमें आप देखें कि ईटा 2 दिया हुआ है 1 - T2/T1। तो ईटा 2 की वैल्यू 0.7 पुट करेंगे और T2 की वैल्यू 280 पुट करेंगे। तो उसमें आपने इसको दोबारा से अरेंज करना है। तो 0.7 को आप राइट पे ले आएंगे और 1 - 0.7 0.3 आ रहा है और 280/T1 इक्वल टू 0.3। ठीक है, इनको क्रॉस कर लेंगे तो T1 का आंसर जो आ रहा है हमारे पास 933.33 आ रहा है। तो ये T1 प्राइम है एक्चुअली, ये सेकंड केस का था टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो केस था उस केस में T1 की वैल्यू 560 आ रही थी और सेकंड केस में इसकी वैल्यू आ रही है 933.3। तो इन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज़ हमें करना पड़ेगा कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो 70% हो जाए। तो T1 प्राइम में से हम T1 माइनस करेंगे, यानी 933.33 में से हम 560 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 373.33 केल्विन आएगा। इसको आप बेशक उसमें कन्वर्ट कर लें। इन दोनों टेम्परेचर जो दोनों टेम्परेचर हैं उनको आपने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, फिर डिफरेंस लेना है, तो तभी हमारा जो आंसर है वो ये सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि हम सोर्स का टेम्परेचर 373.33 बढ़ाएंगे तो हमारा जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो 70% तक हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 11.10 उसमें स्टीम इंजन हैज़ बॉयलर दैट ऑपरेट्स एट 450 केल्विन। तो T1 हमारे पास 450 होगा। हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम व्हेन ड्राइव्स द पिस्टन। जो पिस्टन को ड्राइव करती है हीट, तो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है आउटसाइड द एयर का वो कितना है 300 केल्विन है, ये T2 होगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम इंजन। एफिशिएंसी हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूला इसमें लगाएंगे ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं 1 - 300/450। इनको आप कैंसिल आउट करेंगे, 2/3 आएगा। 1 - 2/3 आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1/3 आएगा। परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है 33% आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.11 इसमें उन्होंने कहा है कि 336 जॉल जो है एनर्जी का इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में या शॉर्ट्स में, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइस के 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए होती है वो एक्चुअली उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ठीक है, ये उन्होंने हमें दी हुई है 336 जॉल्स पर ग्राम। एंड व्हाट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर। कितना वाटर है 30 ग्राम, मास कितनी है 30 ग्राम आएगी हमारे पास। ठीक है, तो एज इट चेंज टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द रेफ्रिजरेटर। तो इसमें एंट्रोपी का फार्मूला भी यूज़ करेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। तो इसमें जो डेल्टा क्यू क्या है, हीट है जो कि उसमें से हम वाटर में से हम रिमूव कर रहे हैं ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो। तो इसकी हीट जो है फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ को हम टोटल जो मास है 30 ग्राम उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एम एल एफ जो है टोटल हीट डेल्टा क्यू के इक्वल होगी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू एम एल एफ ओवर टी, यानी एम कितना 30 मल्टीप्लाई 336 ओवर 273। हमने इसको टेम्परेचर को जो उन्होंने दिया है इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है। तो इसका हम जो आंसर निकालेंगे वो माइनस में आ रहा है हमारे पास -36.92। हमने यहाँ पे माइनस खुद से लगाना है ताकि इससे ये शो हो कि हीट जो है वाटर में से रिमूव हो रही है और उसकी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर कर देती हूँ आपको। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है 11.1 उसमें क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें आपने फार्मूला जो हमने चैप्टर इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया है फार्मूलाज, उसके अंदर फार्मूला हमने पढ़ा है T इज इक्वल टू 2/3 के एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो इसको हम अरेंज करेंगे तो ये आएगा 3kT/2। टी क्या है इसमें 27 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसमें उसको हम कैलविन में कन्वर्ट कर देंगे 300 आ जाएगा। और के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है 1.38 × 10⁻23 जाउल्स पर केल्विन। इसकी आपने यूनिट भी याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है पुट करेंगे ऊपर फार्मूला के अंदर तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 6.21 10⁻12 जॉल जो है वो आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसकी वो ये है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एयर एट STP। ST का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर को यूज़ करना है, प्रेशर तो ऐसा यूज़ नहीं हो रहा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है जैसे हमने ऊपर न्यूमेरिकल किया है।
प्रॉब्लम की है सेम वैसे ही है कि ऑक्सीजन के एक एटम की जो मास होती है वो 16 ग्राम होती है, और एक मालिक्यूल जो है उसके अंदर 2 एटम होते हैं, तो 16 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 32 ग्राम जो है वो एक मालिक्यूल की मास होती है। तो जो फार्मूला है हमारे पास एवरेज वी का स्केयर इक्वल टू द 3 kT/m। के और टी के कांस्टेंट है, टी जो है वो 273 है, एम जो है वो हमने फाइंड करनी है। पहले मालिक्यूलर मास को हमने एवोगाड्रोस नंबर Na से डिवाइड करना है। 32 ग्राम ऊपर आएगा और नीचे आपने Na की वैल्यू पुट करनी है 6.02 10⁻23, और फिर आपने 32 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करना है, तो नीचे 3 जीरो और ऐड हो जाएंगी तो 10⁻26 बन जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू जो है पुट करनी है आपने वी स्क्वायर एवरेज के फार्मूले के अंदर। के की वैल्यू 3 कांस्टेंट है, के की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट करेंगे, और जो एम की वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। तो जो हमारा आंसर है वो 21269 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड आ रहा है। तो हमने फिर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है, तो वी के एवरेज की वैल्यू जो आ रही है 461 मीटर्स पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड जो है ऑक्सीजन की, वो हमने इसमें फाइंड की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11.3, वो क्या है कि गैस इज इनक्लोज इन ए कंटेनर फिटेड विद ए पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, ये उसका पिस्टन का एरिया है। प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड एट 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर पी जो है वो हो गया 8000। बट व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड, आहिस्ता आहिस्ता हम हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू डिस्टेंस ऑफ, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस की जो वैल्यू दी हुई, तो ये 4 10⁻² जो है डिस्टेंस एक्स की वैल्यू है, जिसमें पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, उन्होंने कहा है कि हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड, द पिस्टन इज पुश्ड अप टू द डिस्टेंस 4 10⁻² मीटर। इफ 42 जाउल्स हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेंशन, कि 42 जाउल जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो क्यू की वैल्यू जो है 42 पुट करेंगे इसके अंदर। तो व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, हमने डेल्टा यू हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें आप W फाइंड कर लेंगे, पहले फार्मूला यूज़ करेंगे हम P डेल्टा V का। डेल्टा V क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें उन्होंने वॉल्यूम का चेंज नहीं दिया हुआ, तो वॉल्यूम जो होता है इक्वल होता है एरिया इंटू डिस्टेंस के। तो एरिया इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो एरिया को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.10 को हम 4 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हमने प्रेशर 8000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा वर्क जो है वो 32 जाउल्स आ रहा है। फिर हमने डेल्टा यू जो है पुट करना है, इसको फार्मूला हमने यूज़ करना है क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू 42 दिया हुआ है और वर्क हमने फाइंड किया अभी 32, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 10 जाउल आएगा। ठीक है, तो आपने डेल्टा यू जो वैल्यू है वो निकाल ली 10 जाउल, इतनी हमें हीट इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इसमें होगी। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टरबाइन वाला है। इन द टरबाइन एंड स्टीम पावर प्लांट टेक स्टीम फ्रॉम ए बॉयलर एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें T1 जो होगा उसको हमने कैल्विन में कन्वर्ट करना है 273 ऐड करके, और जो उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर है वो है 77 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है कैल्विन के अंदर। ये हो गया 350 कैल्विन। तो हमने इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2/T1, उसकी फार्मूला यूज़ करके हम इनको माइनस करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स को, उसको 700 में डिवाइड करेंगे। जो हमारा आंसर है 0.5 आ रहा है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 50% जो है हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स 11.5, उसमें क्या है कि calculate the entropy change when 1 kilogram ice at 0 degree centigrade melts into water at 0 degree centigrade। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो दी हुई है 3.36 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम दी हुई है। तो इसमें आप देखें कि आपको फार्मूला आपने वही लगाना है एंट्रोपी वाला, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। तो डेल्टा क्यू जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बताया कि आपने डेल्टा क्यू कैसे फाइंड करना है, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आपने मास से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि MLF से को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू आएगा। तो डेल्टा एस का फार्मूला बनेगा MLF ओवर टी। तो एम की वैल्यू पुट करेंगे 1 किलोग्राम और LF की वैल्यू पुट करेंगे 3.36 10⁵ और उसको डिवाइड करेंगे 273 केल्विन पे। जो हमारा आंसर आ रहा है 1.23 10⁻³ जाउल्स पर केल्विन हमारा आंसर आ रहा है। एंट्रोपी की जो यूनिट है ना, क्योंकि ऊपर क्यू है फार्मूले के अंदर, नीचे टी है, क्यू की यूनिट जो है वो जाउल होती है और टी की यूनिट जो है वो केल्विन होती है। तो जाउल पर केल्विन आपने यूनिट इसकी याद रखनी है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स, एक तो उनमें सब में यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, जो उनकी प्रॉपर यूनिट है वो यूज़ करनी है। दूसरा आपने डाटा जो है वो साथ लाजमी लिखना है, और जिसको भी आपने कन्वर्ट करना है, सपोज यहाँ पे आप केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो
या ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो ग्राम को, जो भी आपने इसमें कन्वर्जन करनी है वो लाजमी करनी है। डाटा के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद अपने प्रॉपर हेडिंग दे के फार्मूला लिखना है। फार्मूला की जो जो फार्मूला उस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनको आपने अलग से हेडिंग दे के लिखना है, ताकि मेंशन हो कि ये फार्मूला है। उसके भी बाकायदा मार्क्स होते हैं, ठीक है। आंसर विद यूनिट के मार्क्स होते हैं, डाटा के मार्क्स होते हैं, फार्मूला के मार्क्स होते हैं और सोल्यूशन के मार्क्स होते हैं। तो आप अगर कोई स्टेप रह भी जाता है, बाकी स्टेप्स आपके कंप्लीट होने चाहिए ताकि आपको मार्क्स जो है इसमें फुल मिल सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको 11 चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल जो है मैंने काफ़ी कोशिश की है, बल्कि पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, कि ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो समझ आ जाए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई मसला ना हो, क्योंकि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके प्रॉब्लम जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पेपर्स के लिहाज से। तो आपने इनको अच्छी तरह करना है, बार बार देखिए इसको, ताकि एक एक न्यूमेरिकल जो है आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। थैंक यू।